हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आप समूह के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा मुख्यतः कल की जो वीडियो मैंने दिखाया था उसी से संबंधित है। अगर आप सबों में से किसी ने नहीं देखा होगा कल का वीडियो तो आप उसे निश्चित रूप से देख लें, और ताकि आज के वीडियो का जो विषय वस्तु है वो समझ में आएगा। आज के वीडियो में मुख्यतः मैं करंट अफेयर्स से संबंधित टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं। वैसे करंट अफेयर्स जिसका बिहार से भी संबंध है और राष्ट्रीय स्तर पे भी जिसकी चर्चाएं होती रहती हैं। तो मुख्यतः आज मैं डिफरेंट पद्म अवार्ड्स, पहला टॉपिक मेरा पद्म अवार्ड से संबंधित होगा। 2025 में किन लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया, पद्म अवार्ड क्या होता है, बिहार के किन महापुरुषों को यह दिया गया है और किस फील्ड में दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशंस जो हुए हैं अपने इंडियन मिलिट्री मैन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उसकी भी चर्चा करेंगे। और अंत में मैं उस प्रवासी पक्षियों के विषय में बताऊंगा जिसे मॉनसून का दूत कहा जाता है। बिहार में ट्रेडिशनली लोग उसे यह मानते हैं, बिहार में ऐसी परंपरा है कि लोग ऐसा कहते हैं कि उस प्रवासी पक्षी के आने से लोगों को यह समझ में आ जाता है कि अब मानसून आने वाला ही है। उस पक्षी विशेष के विषय में भी हम आज जानकारी देंगे। इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स, Padma Awards 2025 and military operations in Jammu and Kashmir. पद्म अवार्ड 2025 पद्म अवार्ड्स के अंतर्गत 3 प्रकार के अवार्ड्स पाए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा की जाती है। पद्म अवार्ड्स में जो 3 प्रकार हैं वह है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। ये 3 कैटेगरी हैं पद्म अवार्ड के। और पद्म विभूषण में हमारे बिहार में किनको मिला पद्म विभूषण 2025 में, चलिए देखते हैं। पद्म विभूषण में स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा को दिया गया। ये पोस्टह्यूमसली मरणोपरांत इनको दिया गया है। ये आर्ट के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है। ये बहुत अच्छी गायिका थी, आप सबों को पता होगा। छठ से संबंधित जो गीत जो गाए जाते थे वो स्वर्गीय शारदा सिन्हा के द्वारा ही गाया जाता था। और दूसरा पद्म भूषण है। पद्म भूषण के अंतर्गत स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को दिया गया, जो पब्लिक अफेयर्स के अंतर्गत ही दिया गया। और पद्मश्री, हम बिहार में पद्मश्री में 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। उसमें से एक पोस्टह्यूमसली दिया गया स्वर्गीय श्री किशोर कुणाल जी को। किशोर कुणाल जी को सिविल सर्विसेज के कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया। श्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को पब्लिक अफेयर्स, स्वर्गीय किशोर कुणाल जी को सिविल सर्विसेज में, और स्वर्गीय शारदा सिन्हा को आर्ट के अंतर्गत दिया गया। ये 3 पोस्टह्यूमसली मिला हमारे यहाँ। ये पद्मश्री मिला इन्हें, पद्म विभूषण मिला। पद्म विभूषण किसे मिला? स्वर्गीय शारदा सिन्हा को। पद्म भूषण किसे मिला? स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी को। और पद्मश्री किसे मिला पोस्टह्यूमसली? स्वर्गीय किशोर कुणाल जी को। तो इस बार के 2025 के पद्म अवार्ड में 3 बिहार के ऐसे विभूति हैं जिनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई और इन सबों को ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपने राष्ट्रपति भवन में इसे दिया गया। अब एक
एक बहुत इम्पोर्टेंट पद्म श्री के अंतर्गत एक नाम है जो हम सबों को जानना चाहिए। ये नेशनल भी हो गया, इंटरनेशनल भी हो गया। नाम है इनका श्री जोनास मसेटी। ये आर्ट के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में इनको दिया गया, और ये बेसिकली ब्राजील से संबंधी रखते हैं। किस कंट्री से हैं ये ब्राजीलियन है, और ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया स्पिरिचुअलिज्म के लिए के कारण। इनके विषय में चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। श्री जोनास मसेटी ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। बाद में ये भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर के इन्होंने वेद और भगवत गीता, वेद एंड वेदास, 4 वेदास हैं, 4 वेद और भगवत गीता के प्रचार प्रसार इन्होंने विश्व स्तर पर किया है, और इसी के कारण इन्हें स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। तो पद्मश्री में कुल हमारे बाहर के हैं, ब्राजील से रिलेटेड है। इनका नाम भी हमें याद रखना चाहिए, जोनस मसेटी। स्पिरिचुअलिज्म में फील्ड में मिला। ये बेसिकली ये क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये भारतीय संस्कृति से काफ़ी प्रभावित हुए, और इन्होंने एक मॉन्क के रूप में जीवन अपना शुरुआत कर दिया। साथ ही भगवत गीता और चारों वेद के प्रचार प्रसार पर विश्व स्तर पर इन्होंने किया, और इसलिए इस बार 2025 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सुशोभित किया गया। अब हम आते हैं कि हमारे यहाँ बिहार से ही मेडिसिन के क्षेत्र में भी एक नाम है कि मेडिसिन के क्षेत्र में बिहार में पद्मश्री किसे दिया गया, तो डॉक्टर हेमंत कुमार। मेडिसिन का क्षेत्र, मेडिसिन में सोशल वर्क के अंतर्गत किसे दिया गया, तो श्री भीम सिंह भवेश जी को दिया गया। ये जो मैंने बनाया है ये सब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बनाया है, और ये जोनस मसेटी का नाम आप सभी जरूर याद रखेंगे। अभी आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप हम दिखाते हैं, वीडियो क्लिप। आप जोनस मसेटी को देखिए कि ये कैसे लगते हैं। देखिए, देखिए अभी आपने देखा एक स्मॉल वीडियो क्लिप, जो कि जिसमें जोनस मसेटी को दिखाया गया है। इनका कितना सादा जीवन, उच्च विचार इनके पूरे व्यक्तित्व से ही झलकता है, और इन्हें इस बार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये नाम जरूर ही आप सभी याद रखेंगे। किस देश से ये बिलोंग करते हैं, क्या बेसिकल पूर्व में ये क्या थे, ये पूर्व में मैकेनिकल इंजीनियर थे, ब्राजील से इनका संबंध है, और चारों वेद और भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें दिया गया, स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में दिया गया। इतनी चारों तथ्य आप सबों को याद रखनी है। जोनस मसेटी। पद्म विभूषण
भूषण एंड श्री। पद्म अवार्ड इसी 3 कैटेगरी में हुआ। एक हम रिकैपिचुलेट करते हैं बातों को, जो कही हुई बातें ये याद रखने की चीज है। विभूषण किस में मिलता है? यहाँ देखिए एक्सेप्शनल वर्ड डाला गया है, यहाँ पर डिस्टिंग्विश सर्विसेज है, लेकिन यहाँ पर हाई ऑर्डर, और ये डिस्टिंग्विश सर्विसेज है इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड के लिए पद्मश्री, यही डिफरेंस है। एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विसेज है, हाई ऑर्डर है, यहाँ एनी फील्ड है। ठीक है, ये देखने की बात यह है कि राष्ट्रपति भवन में कहाँ बुलाया जाता है? तो दरबार हॉल में। इस दरबार हॉल का नया नामकरण क्या है? नया नाम क्या बन गया है? गणतंत्र मंडपम, गणतंत्र मंडपम। तो ये जरूर रखिएगा दरबार हॉल का नया नाम क्या है, क्योंकि छोटा सा ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने आप में इसमें से भी हो जाएगा। दूसरी बात आप लोग जरूर याद रखें, पोस्थुमसली बिहार के किन किन लोगों को मिला? बिहार के पद्म विभूषण किसे मिला? पद्मश्री में कितने लोग थे? ये बिहार के में किन लोगों को किसको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया? डॉक्टर हेमंत कुमार। ये जो लिस्ट मैंने बनाया है इसको जरूर याद रखेंगे, ताकि क्वेश्चन का नेचर जैसा भी हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा पद्म अवार्ड से, वो सारे क्वेश्चन को ये कवर कर लेगा। इसलिए ये स्लाइड्स को जरूर ही याद रखेंगे, आप सभी याद करके रख लीजिए, और हम लोग इस पर फिर क्वेश्चन बनाएंगे आने वाले दिनों में, और देखते हैं कि कौन लोग बनाते हैं। सही, चलिए अभी टोटल इस 2025 में कितने अवार्ड मिले? टोटल 139 अवार्ड, 139 पीपल को दिया गया। उसमें से 7 आदमी जो हैं, 7 जो विशिष्ट व्यक्ति हैं वो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। 7 में, इस 7 में 139 टोटल। अब टोटल में 1 से बिहार में क्या है? टोटल 7 मिला। इसमें से 3 को मिला पोस्थुमसली, 3 को मिला पोस्थुमसली, 3 को मिला पोस्थुमसली, और एक आदमी को जो एक मेडिसिन के क्षेत्र में मिला। मेडिसिन के क्षेत्र में ये जरूर नाम याद रखेंगे। कुल 7 हमारे यहाँ मिला 139 में। 7 में 3 पोस्थुमसली मिला। 3 पोस्थुमसली कौन कौन हुए? शारदा सिन्हा, सुशील मोदी और ये किशोर कुणाल। ये शारदा सिन्हा, सुशील मोदी और किशोर कुणाल, इन तीनों को पोस्थुमसली मिला है। तो ये पूरे इस प्रकार हम लोग पूरे पद्म अवार्ड को समझ गए। इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएगा पीटी में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर है। आज इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर को सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे लोग, सभी लोग जितने भी हैं ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा वो जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, कैसे हुआ। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इतना अधिक न्यूज़ में है कि हमें लगता है ऐसा कि उस पर क्वेश्चन नहीं आ सकता, और अगर आएगा भी तो काफ़ी अंदर से क्वेश्चन आएगा जी। इसलिए मैं यहाँ वैसे ऑपरेशंस का अभी चर्चा कर रहा हूँ जो कि पूर्व में ऑपरेशंस हुए और वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र से ही संबंधित है। इस ऑपरेशंस के नाम को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे उग्रवादी संगठनों को नष्ट विनष्ट करने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए सारे ऑपरेशंस चलाए गए हैं। आप सभी इन सारे ऑपरेशंस का नाम जरूर याद रखिएगा,
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से सभी लोग तैयारी करके जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर आएगा ही, ऑपरेशन सिंदूर कब चला, क्या हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जैसा कि हम सोचते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से क्या क्वेश्चन आएगा, ऑपरेशन वो हम बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर एक दिन अलग क्लास ही लेंगे सिर्फ, लेकिन उसके पूर्व में जितने ऑपरेशंस हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित, उसको जरूर हम लोग याद रखें। हो सकता है कि ये सब पूछते। ऑपरेशन का नाम था मेघदूत। मेघ ये 1984 में किया गया। ये क्यों किया गया? सियाचिन ग्लेशियर, आप लोग सियाचिन ग्लेशियर का ये नाम सुने होंगे। हिमालयन रेंज में, काराकोरम रेंज में ये है। ये इसी सियाचिन ग्लेशियर को बचाए रखने के लिए ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चला था। ऑपरेशन मेघदूत क्या है? बारिश का नहीं है। मेघदूत से तुरंत लोग मानते हैं उसमें कि फॉर द बारिश नहीं कहीं हो रही थी, उसके लिए ये किया गया। मेघदूत नाम सुनते ही हमारे मन में पहले कौंधता है कि बारिश, मेघ, क्लाउड, लेकिन यहाँ हमारा सियाचिन ग्लेशियर को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट, इसको किया गया, कंट्रोल को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। दूसरा ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्प विनाश। सर्प विनाश, ये सर्प विनाश, सर्प मतलब सांप, और ये कहाँ किया गया? 2003 में किया गया। ये क्यों किया गया? एन असॉल्ट ऑन द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ हाइडआउट्स यूज्ड बाय इंसर्जेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके जो छुपे हुए जगह थे, जो ऑपरेशन चला करके उसको खत्म करने के लिए ये किया गया, जिसमें करीब 60 मिलिटेंट, 60 टेररिस्ट मारे गए थे। सर्प विनाश, सर्प का क्या काम होता है? बिल में घुस घुस करके जाना, तो ये सर्प विनाश रखा गया नाम, ताकि ये जो जम्मू एंड कश्मीर, उसके जो जगह जगह पर जहाँ जहाँ भी हमारे इंसर्जेंट, टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट छुपे हुए हैं, उनको विनाश करने के लिए किया गया। अब तीसरा हम लोग आते हैं नाम, उसका नाम बहुत आसान, रक्षक, रक्षा करने वाला। तो ये तो 1990 में चला, ये और पीछे हो गया। ये भी जम्मू एंड कश्मीर में चला। ये क्यों किया गया? ये क्या किया? लॉन्ग रन काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। ये काउंटर टेररिज्म रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर के निवासियों को, भारतीय की रक्षा के लिए ये कंटिन्यूअसली एक ऑपरेशन चलाया गया, काउंटर टेररिज्म। भारतीय सेना भी उसके पीछे रहेगी, वो अपने रक्षा के लिए, वहाँ के लोगों के, जम्मू कश्मीर के वासियों को वहाँ की रक्षा के लिए, इसलिए इसका नाम पड़ा रक्षक। 3 ये हुए, 3 और आते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑल आउट 2017 में चला, ये कश्मीर में चला। ऑल आउट ये 10 जुलाई 2017 को, 2017 सॉरी, अमरनाथ यात्रा के क्रम में जो पिलग्रिमेज जा रहे थे 2017 में, उन पर टेररिस्ट का अटैक किया गया, और जिसमें करीब 7 हमारे हिंदू पिलग्रिमेज मारे गए। उसी के अगेंस्ट में ये ऑपरेशन ऑल आउट इनिशिएट किया गया, इसकी प्रारंभ की गई। ये अब आते हैं काम डाउन। ये क्या किया गया? ये साउथ कश्मीर में ये चलाया गया। बुरहान वानी एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था, पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट था। 2016 में उसे मार गिराया गया। तो उसके अगेंस्ट में अनरेस्ट जो हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, इसके जो फॉलोवर्स थे, उन लोगों ने जो वहाँ अनरेस्ट पैदा किया, उसको काम डाउन करने के लिए, उसको शांत करने के लिए ये ऑपरेशन चला, ऑपरेशन काम डाउन। ये अब अंतिम है ऑपरेशन सिंदूर, जो लेटेस्ट है हमारा ऑपरेशन सिंदूर। ये सभी लोगों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य एम क्या था? टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान के में जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे, जहां से भारत में
टेररिस्ट एक्टिविटीज की जाती थी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बना करके खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लाया गया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस पर हमें डिस्कस करने के लिए, इसके विविध पहलुओं पर डिस्कस करने के लिए हम एक दिन एक अलग क्लास ही लेंगे और उसमें बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में किन किन बिंदुओं पर हमें याद रखना है। इसका सबसे एक हमें जो लगता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के मधुबनी जिले में उनका एक अपने आम सभा में उन्होंने दिया था, मधुबनी। तो मधुबनी जिला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। इसलिए इसी तरह के प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके इसमें पूछेगा, डायरेक्ट कभी भी नहीं पूछेगा। चॉइस भी इतने बहुत नज़दीक नज़दीक रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के कि लगेगा कि ये भी सही है वो भी सही है। हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए, अब हम लोग लास्ट क्लास में जब हम लोग बता रहे थे सिलेबस को, सिलेबस में मैंने बता रहा था कि एक प्रवासी पक्षी है जो बिहार में आते ही हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये अब मानसून आने वाला है। प्रवासी पक्षी का नाम, पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार उस प्रवासी पक्षी का नाम है ओपन बिल्ड स्टॉर्क। ये इसका टेक्निकल नेम है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ओपन बिल्ड स्टॉर्क। ओपन बिल्ड स्टॉक, स्टॉक हिंदी में स्टॉक भी कहते हैं, बट ये स्टार्क, स्टॉक, ओपन बिल्ड स्टॉक, जिसे हिंदी में घोगिल भी कहते हैं, काठ जंघिल भी कहते हैं, या सबसे कॉमन नेम है साइबेरियन क्रेन, ये भी कहते हैं। यह जो इस प्रवासी पक्षी के इसके डिफरेंट नेम है, घोगिल, काठ जंघिल, साइबेरियन क्रेन, लेकिन ओरिजिनल नेम पक्षी विशेषज्ञों के द्वारा ओपन बिल्ड स्टॉर्क दिया गया है। अगर ये आ जाता है बिहार में तो यह माना जाता है, ऐसे ही यहाँ परंपरा है कि अब मानसून आने वाला है। और ये जो आता है बिहार में कहाँ आता है? दानापुर में आता है। दानापुर में कहाँ आता है? तो मिलिट्री एरिया में आता है, मिलिट्री एरिया में आता है। ये अपना क्यों मिलिट्री है? एक जो सेना का क्षेत्र है, सेना के क्षेत्र को वो सुरक्षित मानते हैं। पक्षियों में भी काफ़ी सेंसिटिवनेस होता है, वो लोग भी समझते हैं कहाँ हम सेफ रहेंगे, कहाँ किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं होगा। मिलिट्री कैंप मिलिट्री एरिया दानापुर में अपना है, पटना के बगल में ही, और वहाँ पर इन लोगों का झुंड के झुंड आ जाते हैं। अभी हाल ही में जस्ट ये पूरा स्टॉक जो है ये आ गया है वहाँ पर, और ये लोग 2-3 महीने यहाँ रहते हैं, और इस बीच में यहाँ ये प्रजनन भी करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं अपने बच्चों का। और इन लोगों का मुख्य खान पान जो है मछली है या नदी में पाए जाने वाले जीव, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये उसके मुख्य विशेषताएं। इसे ही हम लोग मैसेंजर ऑफ मानसून कहते हैं। कालिदास, आप सबों को पता होगा, मेघदूतम एक कालिदास की एक अप्रतिम रचना है। मेघदूत में क्या है? मेघदूत में यक्ष नाम का एक कैरेक्टर है, यक्ष, जो अपनी विरह वेदना को अपनी प्रेमिका के पास पहुंचाने के लिए मेघ के द्वारा अपने संदेश को प्रेषित किया है। तो अपनी विरह वेदना को जिस प्रकार यक्ष ने मेघ के द्वारा प्रेषित किया है, उसी प्रकार मेघ मैसेंजर मानसून को, इस मेघ से मानसून को लिया गया, बारिश का हमारे यहाँ, और इस मानसून का मैसेंजर के रूप में हम लोग ओपन बिल्ड स्टॉक का नाम देते हैं। घोगिल भी कहते हैं, काठ जांघिल भी कहते हैं लोकल आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन हम लोग याद रखेंगे ओपन बिल्ड स्टॉक। तो इसी के साथ ही ये इसको जरूर याद रखेंगे। और चूंकि ये अगस्त जून का महीना है, अगस्त में परीक्षा होनी है, तो ये संभावित लगता है कि
अगस्त में बारिश होती रहती है, जुलाई अगस्त में, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन दिया जाए। अब बिहार से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, यद्यपि यह मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, एक डिफरेंट टाइप का ऑपरेशंस है, उसको भी उसके विषय में बताना हम चाहते हैं। ऑपरेशन सनफ्लावर, ऑपरेशन सनफ्लावर जो है, अभी जस्ट इसी माह में वाणिज्यकर विभाग, कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, बिहार सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और इसके तहत 3 स्वर्ण व्यवसायियों, जीएसटी डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, बिहार सरकार, बिहार सरकार, ऑपरेशन सनफ्लावर को बिहार सरकार के वाणिज्यकर विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया। किसके अगेंस्ट में किया गया? स्वर्ण व्यवसायी को, ज्वेलर्स के अगेंस्ट में, स्वर्ण व्यवसायी। ज्वेलर्स के अगेंस्ट में किया गया। और इसमें रिकवरी क्या हुई? करीब 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए टैक्स की रिकवरी हुई। बिना बिल का सोना और चांदी का व्यापार किया जाता था, खरीद बिक्री करते थे। और ये कुल तीन व्यवसायियों के यहाँ ये ऑपरेशन सनफ्लावर चलाया गया। प्रकार बिहार से संबंधित जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको भी लेकर के हम आएंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा? ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर, सियाचिन, ऑपरेशंस सनफ्लावर। तो ऑपरेशन के विषय में ये जाना। फिर अब हम पद्म अवार्ड के विषय में जाने। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, बिहार के 7 विभूतियों को यह दिया गया। साथ ही साथ उसमें 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। बिहार में ही पद्मश्री की उपाधि मिली मेडिसिन के क्षेत्र में श्री हेमंत कुमार को, यह भी हम याद रखेंगे। अब पद्मश्री हमारा हो गया, दूसरा हमारा मिलिट्री ऑपरेशंस हो गए, तीसरा प्रवासी पक्षी जिसे कि हम स्टॉक के नाम से कहते हैं, वो उसकी भी जानकारी हमें प्राप्त हो गई। किस क्षेत्र में आता है? तो दानापुर क्षेत्र में। दानापुर में किस क्षेत्र में आता है? तो मिलिट्री एरिया में आता है। तो इन सभी बातों को, इन सभी तथ्यों को अगर हम याद रखेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का इस तीनों टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा तो हम लोग उसे बना सकते हैं। आज यहीं पर हम अपनी इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप सबों को यह लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और जिसे भी किसी प्रकार का प्रश्न करना हो, कुछ भी, वो हमसे कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, उस मोबाइल नंबर पर आप लोग वार्ता कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर को सभी लोग नोट कर लें। कभी भी किसी प्रकार का अब तक जो पढ़ाए हैं तो टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं। और जो लोग, मैं शीघ्र ही ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूं और उससे संबंधित भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।